बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस YouTube चैनल पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस लेक्चर सीरीज का उन बच्चों को फायदा होगा जो बच्चे IIT मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो 12th बोर्ड क्लासेस में हैं। निश्चित रूप से उन बच्चों को फायदा होगा। तो आज हम यहाँ फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाश की स्टार्ट करेंगे। यही चैप्टर मैंने इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट स्टार्ट किया था, रे ऑप्टिक्स। उसी प्रकार मैं यहाँ हिंदी मीडियम में भी फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाश की आज स्टार्ट करूंगा। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं किरण प्रकाश की। किरण के प्रकाश की हम देखते हैं। तो पहले प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। और इस प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, जिस प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसका जो तरंग दैर्ध्य परास होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। यानी 400 गुणा 10⁻⁻9 मीटर से 700 गुणा 10⁻⁹ मीटर। इस क्षेत्र का जो प्रकाश होता है उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश। और इसी प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। और प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को हम एक सीधी रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं और उसके आगे तीर का निशान बताते हैं जो ये बताता है कि प्रकाश किस दिशा में जा रहा है। ये प्रकाश की दिशा को बताता है। और ये जो बनाई हमने इसे कहते हैं हम किरण कहते हैं या प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसमें हम अलग अलग प्रकाश के घटनाएं देखेंगे, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हम देखेंगे इसमें कुछ प्रकाशीय युक्तियां जैसे टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस तरह के उपकरण हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में संचरित होती हुई किसी परावर्तनकारी पृष्ठ से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये कोई एक परावर्तनकारी पृष्ठ है, ऐसे समझ सकते हैं ये कांच की पृष्ठ है और इसकी एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया और इसको कह दिया हमने परावर्तनकारी पृष्ठ। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में संचरित होती हुई परावर्तनकारी पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये आपतित किरण कहते हैं और ये परावर्तित किरण कहलाती है। और इसे कहते हैं हम अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी कोण आई जो होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। प्रथम नियम क्या कहता है। फर्स्ट नियम ये कहता है कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन के दो नियम है।
पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं ये बोर्ड जो है एक तल है, इस तल में ही आपतित किरण है, इसमें ही परावर्तित किरण है और ये अविलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं और ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कहलाते हैं परावर्तन और परावर्तन के नियम। आगे देखेंगे परावर्तन के प्रकार। कई बच्चे वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी लाइनें मैं बोलता हूं उनको आप एज इट इज लिख लिया करें, तो वही हमारे नोट्स बन जाते हैं। अब देखते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। हम दोनों को अलग अलग देखेंगे, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। फर्स्ट देखते हैं नियमित परावर्तन। मान लो ये कोई समतल परावर्तनकारी पृष्ठ है, तो जब परावर्तन किसी समतल परावर्तनकारी पृष्ठ से होता है जिसमें आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं और परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो ऐसा जो परावर्तन होता है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और ऐसा परावर्तन कैसी सतह से होता है? समतल परावर्तनकारी सतह से होता है, तो ये कहलाता है नियमित परावर्तन। लेकिन विसरित परावर्तन देखेंगे, जब भी परावर्तन किसी खुरदरी सतह से, खुरदरी परावर्तनकारी सतह से होता है, तो वो कहलाता है हमारा विसरित परावर्तन। जैसे ये एक खुरदरी परावर्तनकारी सतह है, खुरदरी परावर्तनकारी सतह। इस परावर्तन में आपतित किरणें समतल आपतित कराई जाएं, तो जो परावर्तित किरणें होंगी वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती, बल्कि विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। तो इस तरह का जो परावर्तन है वो विसरित परावर्तन कहलाता है। तो पृथ्वी तल पर होने वाला अधिकांश परावर्तन विसरित परावर्तन ही होता है। समतल परावर्तन या नियमित परावर्तन विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। तो विसरित परावर्तन के कारण ही हम पृथ्वी तल पर विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं, जिनसे वस्तुएं परावर्तित होकर आती हैं, हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, उन्हें हम आसानी से देख पाते हैं। तो हम किस परावर्तन की वजह से वस्तुओं को देख सकते हैं? विसरित परावर्तन की वजह से देख सकते हैं। कैसी सतह से होता है ये? एक खुरदरी परावर्तनकारी सतह से होता है। इसमें अगर आपतित किरणें समांतर आपतित कराई जाएं, तो परावर्तित किरणें ये जरूरी नहीं है कि वो समांतर ही हो, वे विभिन्न दिशाओं में भी जा सकती हैं। तो ऐसा परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। बच्चों, परावर्तन की घटना में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है और जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित होती है। यानी आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति तरंग दैर्घ्य होती है वही परावर्तित प्रकाश और की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति होती है, क्योंकि ये घटना एक ही माध्यम में हो रही है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा। तो बच्चों, हम देखेंगे किसी परावर्तनकारी पृष्ठ से प्रतिबिंब का बनना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जैसे ये मान लो कोई एक समतल दर्पण है और यहां कोई ये वस्तु रखी है, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इस तरह से परावर्तित होंगी। अब हम ये देख सकते हैं इन्हें कि ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। जब हम इन्हें पीछे बढ़ाते हैं, जब इन्हें पीछे बढ़ाया जाता है तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है और यहां इमेज बन जाती है। तो इस वस्तु AB की इमेज बनी AB'। और आप अपने घरों में शीशे में देखते भी हैं, जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है।
और इसमें ये वस्तु की जो साइज है वही साइज किसकी होती है, प्रतिबिंब की साइज होती है। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु का समतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, और ये वही अभिलंब है। ये ध्यान रखेंगे, जो साइज यहां वस्तु का होता है वही साइज प्रतिबिंब का भी होता है। यहां हम एक और सूत्र देखते हैं। हमें निश्चित कोण पर झुके हुए दो दर्पण दिए गए हैं और हमें उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, और इन दोनों दर्पणों के बीच में जो एंगल है वो थीटा हमें दिया गया है। तो प्रतिबिंबों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होगी 360 बटे थीटा माइनस 1, जबकि 360 बटे थीटा एक सम संख्या है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा, जबकि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या है। तो इसको यहां कोई हम डेरिवेशन नहीं करने जा रहे, केवल इसको हम जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखेंगे सूत्र को। कोई अगर मान लो पूछ लिया आपसे, तो आप इजीली कितने नंबर ऑफ इमेज बन रही हैं, कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, उसको हम इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज ये जो दो दर्पण है इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और सपोज कोई वस्तु रखी हुई है इसके बीच में, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या देखेंगे। कैपिटल N बराबर होगा 360 बटे 60, 360 बटे 60 देखेंगे कैसा आ रहा है यहाँ पर, n इक्वल्स टू आ रहा है 6, यानी ये आ रहा है हमारा 5, यानी ये कितना है, ये सम है, तो सम में से एक को घटा देंगे तो टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे हमारे। अब हम देखते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये दोनों इस तरह से रखे गए हैं दर्पण, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम देखेंगे कितने प्रतिबिंब बनेंगे। n इक्वल्स टू 360 बटे 90 माइनस 1, क्योंकि यहां ये एक सम संख्या आएगी, यानी n इक्वल्स टू 4 माइनस 1, यानी 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब यदि दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर अगर हम रख दें तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आप देख सकते हैं यहां पर थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों दर्पण समांतर हैं। समांतर है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और जब 0 डिग्री होगा तो हम यहाँ थीटा जब 0 डिग्री रखेंगे तो 360 बटे 0 अनंत हो जाएगा, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आप ये घटना जनरल भी देख सकते हैं, अगर दो समांतर दर्पण है और उनके बीच में अगर हम कोई वस्तु रख रहे हैं, अगर हम देखें तो वो अनंत तक प्रतिबिंब बनते हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम इस सूत्रों की सहायता से निश्चित कोण पर झुके हुए दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां बार बार हम दर्पण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो दर्पण शब्द किसे कहते हैं? दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो लगभग 95 से 100% तक के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 95% से 98% तक के प्रकाश को जो पृष्ठ परावर्तित कर दे वो दर्पण कहलाता है, क्योंकि 100% किसी भी पृष्ठ के लिए परावर्तन करना संभव नहीं होता। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई एक ऐसा परावर्तनकारी पृष्ठ जो लगभग 95 to 98% लाइट का परावर्तन कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की यह परिभाषा भी हो जाएगी। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जिनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।